चाइना और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो तनातनी लगातार बनी हुई है और कोई भी इस पूरे वॉर में झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है। भारत इस मौके का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकता है। तो पूरी दुनिया में वही नेता जीत रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग हेडेड है या जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ करेगा। उन्होंने ये कहा कि भैया देखो, हमें आपस में डील करना है, घाटे का सौदा मैं करूँगा नहीं। सॉफ्ट पैडलिंग का ज़माना नहीं रहा। ट्रंप को जिताने के लिए उनके पीछे जो है वो अमेरिका की जनता है और उनकी प्रायोरिटी अमेरिका ही है और वही उनका कैंपेन था। सरकार का ये कहना कि हम इतना बड़ा बाज़ार हैं लेकिन हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जिससे अमेरिका को घाटा हो रहा है और हर साल हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। और यही चलता रहा तो आने वाले समय में अमेरिका को टेक्निकली आप दिवालिया घोषित कर सकते हैं। या तो आप अमेरिका की पब्लिक को बोलो यार आप इम्पोर्टेड माल खाना बंद करो, स्वदेशी अपनाओ, या तो अमेरिका में आप स्वदेशी एजेंडा लेके आते। हमारे यहाँ पे भी ट्रेड डेफिसिट है, तो चाइना से हम भी परेशान हैं, चाइना से अमेरिका भी परेशान है, चाइना से बहुत सारे यूरोपियन देश भी परेशान हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे जो कुछ दुनिया भर में यानी कि ग्लोबल जो इकॉनमी है या फिर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से ही, इनफैक्ट उनके आने से पहले ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि ट्रंप आएंगे तो काफ़ी कुछ जियोपॉलिटिकल हमें बदलाव होते हुए नज़र आएंगे। और जो शिफ्ट उनके बाद अब नज़र आ रहे हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। चाइना और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो तनातनी लगातार बनी हुई है और कोई भी इस पूरे वॉर में झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब ये टैरिफ वॉर का असर सिर्फ अमेरिका और चाइना तक ही सीमित नहीं है। आप यूएस की बात करें या फिर और भी देशों की, उस पर असर साफ नज़र आ रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है। भारत इस मौके का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकता है। और भी कई सारे बड़े सवाल हैं जिन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सही में धरातल पर क्या कुछ इन सारे बदलावों का असर नज़र आएगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं, विजय सरदाना जी, जिनको आप टीवी हो या इनका खुद का यूट्यूब चैनल हो, जगह जगह पर देखते हैं। सर के एनालिसिस, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, सर हर मुद्दे पर एक गंभीर विश्लेषण के साथ आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार सर। सर, जो कुछ भी चल रहा है पिछले कुछ महीनों में, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं आए थे तभी से लग रहा था कि वो आएंगे तो भूचाल मचा देंगे। मतलब एकदम जिस तरह के ट्रंप हैं, जिस तरह की वो ट्वीट करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से वो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, हलचल तो उन्होंने मचाई है। अब इस हलचल का असर किस पर कितना पड़ने वाला है, कौन इसमें बाजी मार जाएगा, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, इस पूरे बदलाव को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक बात आपने कही कि ट्रंप साहब चुनाव से पहले ही, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले जब वो चुनाव कैंपेन कर रहे थे, उस समय भी वो लगातार अपनी बातों को रख रहे थे और अल्टीमेटली अमेरिका की जनता ने उनको चुना। ये ट्रेंड बहुत क्लियर है क्योंकि आप पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में वही नेता जीत रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं या जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ करेगा। सॉफ्ट पैडलिंग का ज़माना नहीं रहा कि भाई हम आश्वासन देंगे, हम कोशिश करेंगे। अब वो सोच दुनिया की नहीं है। लोग रिजल्ट चाहते हैं। सही है गलत है वो जनता परिस्थितियों के हिसाब से वोट करती है। अब ट्रंप साहब को वोट किया है अमेरिका की जनता ने। अब उसमें अगर इंडिया को ऐतराज़ है, चाइना को ऐतराज़ है, दुनिया के बाकी देशों को ऐतराज़ है, तो ये हमारे ऐतराज़ हो सकते हैं। लेकिन ट्रंप को जिताने के लिए उनके पीछे जो है वो अमेरिका की जनता है और उनकी प्रायोरिटी अमेरिका ही है और वही उनका कैंपेन था कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। इस एजेंडा से वो आए हैं। अब अमेरिका की जनता के सामने समस्याएं क्या थी, पहले हम इसको देखते हैं और फिर इसका एक्शन प्लान जो उन्होंने बनाया और उससे दुनिया पे जो असर है उसको भी हम देखेंगे जी। सबसे पहले अमेरिका की जनता ने कहा साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है, उसको लेके वो परेशान थे। दूसरी तरफ उनका ये कहना कि साहब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। और तीसरी तरफ सरकार का ये कहना कि हम इतना बड़ा बाज़ार हैं लेकिन हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जिससे अमेरिका को घाटा हो रहा है और हर साल हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं।
और यही चलता रहा तो आने वाले समय में अमेरिका को टेक्निकली आप दिवालिया घोषित कर सकते हैं। ये बात अलग है कि वो डॉलर छापते रहेंगे और सर्कुलेशन में लाते रहेंगे, लेकिन उसका भी नेगेटिव असर दुनिया पे पड़ता है। अब सवाल इस बात का है कि ट्रम्प साहब ये जो कर रहे हैं इसके पीछे सोच क्या है। जैसा मैंने कहा कि उनके अपने राजनीतिक एजेंडा है। दूसरा, वो एक बिजनेसमैन है, तो वो पॉलिटिशियन की तरह नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं एक बिजनेसमैन की तरह। आप पॉलिटिशियन से बिजनेस की बात करो तो वो शायद पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप बिजनेसमैन से पॉलिटिक्स की बात करो तो उनको भी समझ में नहीं आता कि ये गोल गोल घुमा के बात क्यों कर रहे हो, हम सीधी बात जब कर सकते हैं जी। ये स्थिति आज है। तो उन्होंने क्या किया, पहला काम कि भाई अमेरिका का घाटा हो रहा है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड घाटा है, मतलब करीब 3-3.5 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका का इंपोर्ट है, और करीब 2-2.25 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका का एक्सपोर्ट है। तो वो जो 1.2-1.3 ट्रिलियन डॉलर जो घाटा है उसको कैसे पूरा किया जाए, तो उसका एक ही तरीका था कि हम आयात को कम करें। अब आयात को कम करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप अमेरिका की पब्लिक को बोले यार आप इंपोर्टेड माल खाना बंद करो, स्वदेशी अपनाओ, या तो अमेरिका में आप स्वदेशी एजेंडा लेके आते। अगर स्वदेशी एजेंडा लेके आते तो आज जितना सामान बाहर से आ रहा है, ये सबको पता है कि आदमी क्यों बाहर से खरीदता है, जब उसको लगता है या तो उसके देश में वो बनता नहीं है, अगर बनता है तो वो महंगा है, या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। 3 ही कारण है। एब्सोल्युटली। इस स्थिति के अंदर अगर आप ये बोलते हैं अमेरिका को कि मेक इन अमेरिका खरीदो, तो सप्लाई कहाँ है? सप्लाई ही नहीं है। अब सप्लाई क्यों नहीं है उसका भी एक लॉजिक है। उनका ये कहना है कि भाई चाइना से इतना माल बन के आता है और सस्ता बन के आता है कि अमेरिका में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 30, 40, 50, 100% ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, या बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना ही नहीं पाएंगे अमेरिका में। तो ऐसी स्थिति में तो आपको आयात करना ही पड़ेगा, और जब आप आयात कर रहे हैं तो घाटा तो होगा क्योंकि आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर हम पूरी दुनिया का ट्रेड डायनेमिक्स देखें तो टेक्निकली अमेरिका के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका ट्रेड डेफिसिट है, जैसे भारत भी है, हमारे यहाँ पे भी ट्रेड डेफिसिट है। तो चाइना से हम भी परेशान हैं, चाइना से अमेरिका भी परेशान है, चाइना से बहुत सारे यूरोपियन देश भी परेशान हैं। ये बात हमें समझनी होगी। इस स्थिति के अंदर अब ट्रम्प साहब का पहला काम यही था कि भाई मेरे को घाटा कम करना है, घाटा कम करना है, साथ ही साथ मुझे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है जी। जब मुझे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है तो जो अगर इंपोर्टेड माल सस्ता होगा तो मेरे यहाँ कौन बनाएगा? उसको इंपोर्टेड माल को महंगा करने के लिए उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दो, जिसको हम टैरिफ बोलते हैं। तो आयातित माल महंगा हो जाएगा, डोमेस्टिक कंपैरेटिवली सस्ता हो जाएगा, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की सेल्स बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और आएगा, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा, और जब लोगों को रोज़गार मिलेगा और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी तो आप इन्फ्लेशन पे भी धीरे धीरे काबू कर लेंगे जी। ये पूरा गेम प्लान है ट्रम्प साहब का। जी सर, हमने अगर फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी या फिर कुछ भी कहें जियोपॉलिटिक्स, इसमें पहली बार हमने कुछ रेसिप्रोकल पॉलिसी में कुछ रेसिप्रोकल कुछ देखा है। अदरवाइज नॉर्मल इंसान रिश्तों में इस तरह की चीज़ें या इस तरह के वो सारी अपनी नीतियों को अपनाता है। ट्रम्प ने पहली बार सर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है कि टैरिफ भी रेसिप्रोकल हो रहा है। ये बदलाव और ये जो पहल है, इसको आप क्या कहते हैं सर? देखिए, बिजनेसमैन ऐसे ही काम करते हैं। ट्रम्प, जैसे मैंने कहा कि वो डिप्लोमेट नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन है। उन्होंने ये कहा कि भैया देखो, हमें आपस में डील करना है, घाटे का सौदा मैं करूँगा नहीं। अब या तो तुम मेरे को सही दाम लगा दो, मतलब रेट कम कर दो ताकि मेरा डेफिसिट कम हो जाए, और अगर तुम रेट नहीं कम करते हो तो फिर मेरे पास तरीका ये है कि मैं टैरिफ लगा के उसका रेट इक्वलाइजेशन कर लूँ ताकि मेरी इंडस्ट्री भी चल निकले। मेरी इंडस्ट्री बंद हो रही है, मेरे बाज़ार में तुम माल बेच रहे हो, मेरा माल बिक नहीं रहा है, ये नहीं होगा। तो उन्होंने एज ए बिजनेसमैन साफ साफ ये कह दिया। अब सवाल इस बात का है कि कितना टैरिफ लगाया जाए। तो बाज़ार में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ना, कमर्शियल एग्रीमेंट में भी गिव एंड टेक। जी।
तो जितना तुम टैरिफ मेरे प्रोडक्ट पे लगा रहे हो या जो भी मेरे यहाँ घाटा हो रहा है, मैं उसका एक कैलकुलेशन करके रेसिप्रोकल टैरिफ का एक फॉर्मूला बना दिया है कि भाई आपके यहाँ जो प्रोडक्ट आया, जिस रेट पे आया, जिस क्वांटिटी में आया, उसका एक फैक्टर बना दिया, और मेरे यहाँ जितना घाटा हुआ उसको आपने उससे डिवाइड करके आपने एक फॉर्मूला बना दिया कि अगर मेरे यहाँ पे घाटा x है या 2x है तो मैं x टैरिफ लगाऊंगा ताकि x + x 2x हो जाए। तो ये फॉर्मूला करके उन्होंने अपने यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ का एजेंडा शुरू कर दिया कि अगर तुम सही काम नहीं करोगे तो मैं टैरिफ लगा के इक्वलाइजेशन कर दूंगा, क्योंकि मेरा माल इसलिए नहीं बिक पा रहा। एक तो बात सही है कि मेरे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, ये वो भी मानते हैं। Absolutely so. फिर आप लोग इतना टैरिफ लगाते हैं तो मेरा तो माल बिक ही नहीं सकता। जब मैं आपको 2-2.5% टैरिफ लगा के आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ तो आप 30, 40, 50, 100% टैरिफ क्यों लगा रहे हो? वाजिब भी है। लेकिन पूरी दुनिया का ये कहना था कि देखिए हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस अलग अलग है। हमारे यहाँ छोटा किसान है, हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, हमें उसको बचाना है वगैरह वगैरह, इनएफिशिएंसीज हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे चाहे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किन प्रोडक्ट में कम भी है, किसी में ज़्यादा भी है। जिसमें हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है वो हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ पे या तो इंपोर्ट होता है या सरकार उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटी लगा देती है। अब ट्रम्प साहब को भी ये पता है। उदाहरण के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करते हैं तो उसका कारण बहुत साफ है। हमारे यहाँ पे जिस तरह से एग्रीकल्चर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और खासकर एमएसपी का जो फॉर्मूला है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज़्यादा है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अगर ज़्यादा है तो आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाओगे। अगर ज़्यादा है और अगर कस्टम ड्यूटी आप ज़ीरो रखते हो तो इंपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। Absolutely. अब इस स्थिति में आप एग्रीकल्चर को कैसे बचाओगे? तो आपको उतना टैरिफ लगाना पड़ेगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से माल भारत में ना आए और किसानों का नुकसान ना हो जी। तो एग्रीकल्चर में वही करीब 37-39% के आसपास एवरेज टैरिफ बैठ रहा है। अमेरिका कहता है हम तो 2.5% लगा रहे हैं, 3% लगा रहे हैं, तुम 37% लगा रहे हो। और इसीलिए दुनिया में अगर आप आंकड़ा उठा के देखें, और ये हमने सब WTO में नेगोशिएट किया है जी, जब हम आंकड़ा उठा के देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले कौन से देश हैं, और अगर मैं टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करता हूं तो उसमें बड़ी इकोनॉमी में भारत का नाम आता है जी। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो सब आइलैंड कंट्रीज़ हैं। अब बहामास है, ईरान है, कोई और छोटा मोटा कंट्री है, मे भी सोमालिया होगा, यमन होगा, ऐसे कंट्री हैं जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति भी कुछ नहीं है, वो सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं और वहाँ पे दुनिया को फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार आबादी की दृष्टि से वो है भारत, और वहाँ पे आप 35-40% टैक्स लगाओगे तो ट्रम्प साहब कहेंगे मेरा माल तो बिक नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारा माल सस्ते में खरीदा हूँ 2-2.5% लगा के, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अब तरीका ये है कि या तो तुम कस्टम ड्यूटी कम कर दो, नहीं तो मैं भी लगाऊंगा। यही रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ का खेल चल रहा है जी। अब सर सवाल ये उठता है कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका की डिपेंडेंसी देशों पर अलग अलग है, खासतौर से उसमें चाइना भी है, भारत भी है और भी देश है। अमेरिका ने पहले जो सेल्फ रिलायंस या फिर मेक इन अमेरिका वाला तो फॉर्मूला अपनाया नहीं, लेकिन सीधे वो टैरिफ वॉर में उतर गया। अब चाइना और अमेरिका के बीच, क्योंकि भारत ने तो ऑल्टरनेटिव्स निकाल लिए हैं, बजट में भी कुछ चीज़ों को कवर किया गया और अब ट्रेड डिफिसिट को वो कवर अप करने के लिए भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है सर, अमेरिका और चाइना के बीच जो कुछ चल रहा है इसके बीच में कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब इस टैरिफ वॉर का अंत आपको क्या नज़र आता है? फाइनली वैसे तो बैठना ही पड़ेगा टेबल पर, नेगोशिएशंस होंगे, रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या ये कुछ सेट है कि इस तरह से किया जाएगा? क्योंकि इवेंचुअली तो सेटलमेंट ही होना है। आप इस पूरे ट्रेड ड्रामा को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बिजनेस में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एंड एज ए लॉयर मैं दोनों तरीके से आपको बता सकता हूँ जी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फंडामेंटल्स किसी भी नेगोशिएशन में। इस समय दुनिया में सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर अगर कोई है, क्वालिटी और कॉस्ट को अगर हम देखें तो वो है चाइना। एब्सोल्युटली। चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे अमेरिका की करें, चाहे यूरोप की करें, ऑस्ट्रेलिया की करें, किसी भी देश की करें, जब अमेरिका के अगेंस्ट अगर चाइना ने कार्रवाई करनी है तो एक बात तो मानना पड़ेगा कि चाइना इज़ द लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर एट ए स्केल। उस स्केल में और कोई नहीं है। अब अमेरिका को अगर प्रोडक्ट चाहिए
तो अगर आज मेक इन अमेरिका भी आप कर लेते हो, हालांकि उनका प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने मेक इन अमेरिका प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया है, उनके पास भी, लेकिन उनको ये पता है कि जिस तरह से उनके यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर है, चाहे वो लेबर है, सोशल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, प्लस ओवरऑल वहाँ पे जो पर आवर वेज रेट्स हैं वो भी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब अमेरिका को ये पता है कि वो चाइना से कॉम्पीट कर नहीं सकता, पहली बात। दूसरा, जहाँ तक बात है क्वालिटी की, आज जितने अमेरिकन ब्रांड्स हैं वो सब चाइना में बन रहे हैं। जिस क्वालिटी को अमेरिका कह रहा है कि हमारे ब्रांड में क्वालिटी है, तो एक्चुअली वो क्वालिटी तो चाइना में बन रही है। Absolutely. मेरा वीडियो अगर देखना चाहे मेरे चैनल पे, तो मैंने उसमें लिखा है और पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है कि जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उसमें चाइना की तरफ से अब ये पब्लिसिटी शुरू कर दी गई है कि जितने ब्रांड्स के लिए आप प्रीमियम देते हैं वो सब मेक इन चाइना है। तो अगर आप कहते हो ना कि अमेरिकन क्राफ्टमैनशिप और अमेरिकन क्वालिटी, दे एक्चुअली दैट इज ऑल चाइनीज। वो तो सिर्फ लोगो लगा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं। तो आप इस गलतफहमी में मत रहो। और चाइना की तरफ से भी एक नया कैंपेन इस हफ्ते शुरू हो गया है कि हम जो प्रोडक्ट 100 रुपये में देते हैं या $100 में देते हैं, उसको ये बड़े बड़े ब्रांड $1000-2000 में बेचते हैं जी। अब आप उनसे मत खरीदो, आप सीधा हमसे खरीदो, हम आपको $300-400 में दे देंगे। और उसके लिए चाइना ने क्या किया है कि वीसा फ्री एंट्री कर दी। आप चाइना आइए, 10 दिन की शॉपिंग करिए। कैंटन में वो भी चल रही है, बहुत बड़ी एग्जीबिशन चलती है, वो हर साल होती है, अभी चल रही है वो। हाँ, तो उन्होंने ये कहा है कि 10 दिन का हमने आपको वीसा फ्री एंट्री दे दी, आप आइए, यहाँ पे टूरिज्म भी करिए, शॉपिंग भी करिए, और जितना पैसा आप ब्रांड का दे रहे हैं, प्रीमियम ब्रांड का, उससे 1/3 में हमसे ले जाइए, आपका एयर टिकट भी निकल जाएगा और परिवार सहित आ जाइए। अब ये एक बहुत बड़ा डैमेज अमेरिका के ब्रांड्स को होगा, क्योंकि जिन बड़े ब्रांड्स के लिए आप 5-10 गुना पैसे देते थे, उनका कहना है कि ज़रूरत ही नहीं है, आप हमसे ले लो। और इन कंपनियों ने अपने वेबसाइट्स, अपनी डिटेल्स इंटरनेट पे डालना शुरू कर दिया थ्रू सोशल मीडिया कि हम तो OEM हैं और जितने ब्रांड हैं उनके लिए बनाते हैं। मोबाइल में भी यही हुआ था, अगर आपको ध्यान हो। Absolutely, sir. तो ये जो ओप्पो है या जियो, बाकी जो प्रोडक्ट हैं, ये सब तो पहले तो OEM ही थे ना, अब अपने अपने ब्रांड लेके आ गए हैं। Absolutely. तो यही चाइना ने नीति अपनाई। अब प्रॉब्लम अमेरिका के साथ क्या है, और इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आप क्या लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन सकते हैं? अगर नहीं, तो उतनी आपको कस्टम ड्यूटी रखनी पड़ेगी। अगर अमेरिका को अपना ट्रेड डेफिसिट मेंटेन करना है, उसको कम करना है मतलब, तो अब अमेरिका बगैर टैरिफ के गुजारा कर नहीं सकता। दूसरी तरफ चीन का ये कहना है कि आप कुछ भी कर लो, हम तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं, अमेरिका नहीं लेगा तो बाकी देश लेंगे, बाकियों ने तो टैरिफ नहीं बदले हैं। अब उसका खतरा हिंदुस्तान पे क्या आएगा जी? जो माल चाइना से अमेरिका नहीं जा रहा है, उनके गोडाउन्स में पड़ा है, वो कहीं तो डंप करेंगे। Absolutely. तो वही प्रोडक्ट अब इंडिया को भेजेंगे, और हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो पहुंच जाएंगे। आ ही रही थी कि एक तो ये पॉइंट आपने खुद उठा दिया कि अब यही का बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को ले रहे हैं कि वही सामान अब भारत आएगा, भारत उस पर थोड़ा बहुत चेंज करके वो आगे बेचेगा। तो इस चीज़ को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये जो टैरिफ वॉर है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ कि चाइना का माल लेके आगे बेचे, या फिर और भी आपको कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी भारत के लिए नज़र आती है? देखिए, अब दूसरे का माल लेके बेचने में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ट्रू सर। आप क्या करेंगे? आप अगर मान लीजिए चाइना से माल लाते हैं इंडिया में आप क्या करेंगे? उसमें मेक इन इंडिया लेके वापस अमेरिका एक्सपोर्ट करेंगे। ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि कंट्री ऑफ ओरिजिन का अगर आपने रूल लगा दिया और आपने कह दिया कि फैक्ट्री इंस्पेक्शन मैंडेटरी है, उसकी ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड चाहिए, तो आप फंस जाओगे। और ये सब आज की तारीख में इंटरनेट पे होता है। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर है आज की दुनिया में, ये कहना कि साहब हम कहीं और से लाएंगे, उसकी पैकिंग बदलेंगे, लेवल बदलेंगे और अपना बना के बेच देंगे, थोड़े समय चलता है। लेकिन एक ऑर्डर, अगर मान लीजिए पॉलिसी मेकर अगर एक ऑर्डर निकाल दें कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उसके ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड साथ में अटैच करेंगे और फैक्ट्री इंस्पेक्शन मैंडेटरी होगा, या CCTV कैमरा आपको लगा के हमें लाइव फीड देनी होगी बायर को, आपका सारा खेल एक दिन में ख़त्म हो जाएगा जी। क्योंकि ये आसान नहीं है। ऐसा
करना ये बहुत पहले से हो रहा है। दुनिया में ट्रेसेबिलिटी के लॉ हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन के लॉ हैं, वैल्यू एडिशन के लॉ हैं, हर तरह के कानून हैं। और सर ये तो चाइना पहले भी कर रहा था ना, कई सारे और मुल्कों के द्वारा अपने सामान को इधर उधर से बेच देखिए रहा था। चाइना ने एक बहुत अच्छा खेल खेला है। देखो मैं कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि आप चाइना की बहुत तारीफ करते हो, इंडिया को क्रिटिसाइज करते हो। देखिए बात क्रिटिसाइज और एप्रिसिएशन की नहीं है, बात सीखने की है। जो हमसे अच्छा कर रहा है आप उससे सीखो, और जहाँ हमारी गलतियाँ हैं उसको रिकॉग्नाइज करो और अपग्रेड करो। हम सिर्फ ये बोलते रहे कि सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हमें सुधरना है जी। और चाइना को हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहे तो हम कुछ सीखने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं कि चाइना से क्या सीखा जा सकता है। जी। तो मेरा जो एनालिसिस है वो हमेशा ये रहता है कि लर्निंग क्या है। और चाइना से अगर मान लीजिए आप, उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, चाइना ने क्या किया। चाइना ने 2008 में जब पूरी दुनिया का फाइनेंशियल क्राइसिस था, चाइना ने पूरी दुनिया में जब कमोडिटी मार्केट्स पूरी तरह से क्रैश हो रहे थे, उन्होंने जाके जो बड़ी बड़ी माइंस थी या जो बड़े बड़े फार्म्स थे, जहाँ पे भी उनको मौका लगा, उनके पास तो पैसा था, उन्होंने जाके चाइनीज कंपनीज को भेज के उन सब में या तो इक्विटी ले ली या वो एसेट्स खरीद लिए। अब वो टेक्निकली अंडर चाइनीज मैनेजमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, चाइना ने कहा कि भाई बहुत सारे देश हैं जो चाइना को बाइकआउट कर सकते हैं, या जिसे कहते हैं ना कि ऑल एग्स इन वन बास्केट रिस्की है जी। तो उन्होंने क्या किया कि जो कंपनियां थी थाईलैंड में, मलेशिया में, फिलीपींस में, लैटिन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, भारत में, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियों को बोला कि आप वहाँ जाके या तो यूनिट लगा लो, या अगर आपको कोई अच्छी कंपनी दिखती है और सिक यूनिट है आप उनको टेक ओवर कर लो जी, ताकि चाइना का बेस हर जगह पहुंच जाए। अगर एक जगह दिक्कत हो तो आप दूसरी जगह से सप्लाई कर सकते हो, और जो मेन रॉ मटेरियल है वो तो हम चाइना से आपको भेज ही देंगे जी। और इस पैटर्न को यूएस ने ट्रेस भी कर लिया, ट्रेस भी किया, और ये सबको पता है, नई बात नहीं है। आज जितने भी आप केमिकल्स लाते हैं वो सारे वहीं से आ रहे हैं, जितने भी आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ला रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं जी। जितने भी आप मेटल फ्रेम्स के या जो एक्सेसरीज आ रही हैं वो वहाँ से आ रही हैं। क्योंकि चाइना का जो गेम प्लान है वो बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा कि मेक वर्ल्ड क्लास एंड द लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन सप्लाई। सप्लाई चेन को उन्होंने इतना एफिशिएंट कर लिया कि अब दुनिया में आप उससे कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल है। अब एक ही देश है जो उस लेवल पे कॉम्पीट कर सकता है, वो है भारत। लेकिन भारत में उस लेवल की परचेजिंग पावर, उस लेवल की सिंसियरिटी, टेक्निकल स्किल, ये होना ज़रूरी है जो चाइना ने डेवलप कर लिया जी। और चाइना को ये पता है इस बात का कि भारत में इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल रीजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स। इसीलिए आपको याद होगा कोविड के समय जब ये लोग कह रहे थे लोग कंपनियां चाइना से निकल के भारत आएंगी, टेक्निकली कोई नहीं आया जी। जो डाइवर्सिफाई हुए उन्होंने चाइना में बंद नहीं किया, इंडिया में एडिशनल यूनिट लगा दी, जस्ट बिकॉज कि कल को अगर चाइना में कोई सप्लाई चेन क्राइसिस होता है तो एक अल्टरनेट सप्लाई होनी चाहिए। इसीलिए आप दुनिया में अगर आप जाके देखेंगे तो आपके सामने एक एजेंडा है चाइना +1 जी। अब वो +1 में वियतनाम भी हो सकता है, वो +1 में मलेशिया भी हो सकता है, +1 में थाईलैंड भी हो सकता है, +1 में इंडिया भी हो सकता है। लेकिन चाइना का रिप्लेसमेंट नहीं है, अल्टरनेट है कि अगर दिक्कत होती है चाइना में तो हम अपनी सप्लाई टाइमिंग बाकी जगह से मंगा सकते हैं जी। इसको बोलते हैं बिजनेस वर्ड में हेजिंग ऑफ द रिस्क जी। तो दुनिया ने इस बात को समझा है और चाइना ने भी इस बात को समझा है, इसीलिए उन्होंने अपने एसेट्स पूरी दुनिया में अलग अलग जगह बनाए। जी। अब सर आपने जो सीख की बात की भारत के लिए, वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत के लिए बड़ा मौका है, बहुत कुछ भारत इस मौके का फ़ायदा उठाकर कर सकता है, लेकिन आपने सीख की बात की। सर आपको क्या लगता है, क्या कुछ सीखने की भारत को ज़रूरत है इस समय? देखिए हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कोरिया के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कुछ और आसियान अमेरिका के साथ भी बात चल रही है, यूरोप के साथ भी चल रही है, मिडल ईस्ट के साथ हमने किया हुआ है, दुबई के साथ, मतलब यूएई के साथ, और इसी तरह से एक ओपन ट्रेड अंडरस्टैंडिंग है आसियान कंट्रीज के साथ। क्या हमारा ट्रेड सरप्लस है उन देशों के साथ? नहीं है। वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ा है, घटा नहीं है। इसका मतलब क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है आपको भी ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपकी क्या क्वालिटी ऐसी है कि वहाँ के कानूनों के हिसाब से और बाजार के हिसाब से आप उसको दे सकें? आप नहीं दे पा रहे।
तो ये भारत सरकार की भी चिंता है कि हम अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी करते हैं तो भारत को क्या फायदा होगा। वो तो देश उठा के अपना सारा माल हिंदुस्तान में बेच देंगे, उनके पास जो भी प्रोडक्शन है, हिंदुस्तान इतना बड़ा बाजार है कि सब बिक जाएगा, उनको तो बहुत फायदा है। Absolutely. इसलिए हर देश कह रहा है कि हिंदुस्तान के साथ FTA कर लो, ट्रेड कर लो, उनको एक्सेस चाहिए बड़ी मार्केट का चाहिए। अब हिंदुस्तान क्या करे, आपके पास तो सप्लाई नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, और एक प्रोडक्ट बनाने में आप देखिए कम से कम साल से 2 साल लगते हैं, क्योंकि आप पहले क्वालिटी स्पेसिफिकेशन चेक और करोगे। सर आपकी बात बीच में कट रही है, अभी बीते दिनों कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी इस बात को रखा था कि हमारे जो स्टार्टअप्स ओनर्स हैं वो ज़्यादातर जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं वो सारा डिलीवरी बेस्ड है। वो आप ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा अमीर का बस खाना या सामान सप्लाई करते रहे, कुछ ओरिजिनल, कुछ इन्वेंशन, कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। अगर वो हैं भी तो चाइना से लाकर भारत का मेक इन इंडिया लगा के चोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ किया मेक इन इंडिया। देखिए, अगर मंत्री जी ने ये बात कही है तो ये बहुत सेंसिटिव बात है और ये बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ पे R&D का इकोसिस्टम क्यों डेवलप नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे यहाँ पे माइंडसेट है, वो नौकरी का है। आप IIT में जितने बच्चे जाते हैं, अगर आप उनसे पूछो भाई क्या पर्पज़ है IIT में, कि IIT में जाएंगे, अच्छी डिग्री मिलेगी, फिर वहाँ से विदेश चले जाएंगे। हिंदुस्तान का IIT जो है वो विदेशों को स्किल्ड मैन पावर देने के लिए है। IIMS में भी यही है कि भाई पढ़ेंगे, कोई मल्टीनेशनल में जॉब मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, निकल जाएंगे। वहाँ पे कहीं पे ये फोकस नहीं है कि हमें इंडिया को बिल्ड करना है। इस बात को आप समझिए। हम इसको जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि कोई बात नहीं, इंडिया का टैलेंट दुनिया में कहीं भी जाए कमाता है तो भारत का नाम होता है। भाई नाम तो होता है, लेकिन गरीबी तो नहीं हट रही, पहली बात। दूसरा, वो वहाँ से जो कमाते हैं, जो थोड़ा बहुत रेमिटेंस अपने परिवारों के लिए करते हैं, वो है। हम इसी से ही खुश हो जाते हैं कि हम गुरुद्वारे गए थे, प्रसाद मिल गया। लेकिन भगवान से हमने मांगा क्या हमने कहा कि यार हमें यहाँ पे एक अच्छी फैक्ट्री लगानी है, या हमें कोई क्वालिटी स्किल दो ताकि हम यहाँ मेहनत करके यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री बने और भारत से एक्सपोर्ट करें। हम ये तो नहीं सोच रहे जी। हम तो ये सोच रहे हैं कि कोई हमें नौकरी दे देगा, हम उसके यहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे। और अगर ऐसा है तो भारत सरकार को, पीयूष गोयल जी के मंत्रालय को ये एनालिसिस तो करना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। उसके लिए क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सिर्फ पॉलिसी के नाम पे इंसेंटिव दे देते हैं। आप स्टार्टअप शुरू कर लो, 5 साल टैक्स नहीं लगेगा। अरे उसको टेक्नोलॉजी कौन देगा? एब्सोल्युटली। उसको मैन पावर कौन देगा? उसको मार्केटिंग इनपुट कौन देगा? उसकी मेंटरिंग कौन करेगा? इस पे कहीं ध्यान नहीं है। और अगर कोई ध्यान है तो उसको हम इतना टाइट पॉलिसी एनवायरनमेंट बना देते हैं कि आप कहोगे कि जी हम आपको मेंटरशिप दे देंगे, लेकिन मेंटर को जो हम इंसेंटिव देंगे वो देंगे जैसे कि आप मनरेगा की नौकरी दे रहे हो। तो कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा? आप चाहते हो बेस्ट ऑफ द क्वालिटी एट लीस्ट कॉस्ट। हमारे यहाँ अभी भी जो L1 का कॉन्सेप्ट है ना, वो दिमाग से जा नहीं रहा। और L1 से कभी भी आप ना इनोवेशन कर पाओगे ना क्वालिटी कर पाओगे, क्योंकि L1 में मतलब ये है कि मुझे कॉस्ट कट करनी है। तो सबसे पहले आदमी कहाँ कॉस्ट करता है? नॉलेज पे जी, मैन पावर पे। कह रहे यार ये एक्सपर्ट महंगा है, इसको छोड़ो, सस्ता रख लो, अपने को क्या करना है, अपने को तो लेबर ही चाहिए, बोरी तो भरनी है। हम उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये इकोसिस्टम जो हमारी मानसिकता है, ये हमें बदलनी होगी। अब बदलने के लिए 50 रास्ते हैं, अगर कोई इस पे सोचे तो। बिल्कुल सर, आपने ये बहुत बड़ी समस्या को पॉइंट आउट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी समय से चैलेंजेस रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज जबकि स्टार्टअप्स और बहुत सारी चीज़ें मेक इन इंडिया के तहत हम अलग अलग सेक्टर्स में देख रहे हैं, चाहे डिफेंस हो, इंडस्ट्रीज़ हो, अलग अलग सब जगह नज़र आ रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाहे डिफेंस हो या और भी इंडस्ट्रीज़ हो, वहाँ पे चैलेंज नज़र आता है। चाहे हमारा इंजन का प्रोग्राम है वो भी अटका हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे हैं और इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि सर आपने जो इस पूरी ट्रेड, टैरिफ, चाइना, ट्रम्प और इंडिया, ये पूरी जो डिस्कशंस चल रहे थे उसको लेकर आपने कई सारे अहम पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए, जो कि दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपको भी प्रणाम।